Hello everyone, Cambridge TKT course for teacher, continuing the part motivation, unit 9, where we have covered previously part 1. पिछली दफा हमने part 1 कवर किया था और इस दफा part 2 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो इसमें हमने बात की थी कि what are the factors involved in motivating the learners. तो मोटिवेशन रीजन होता है कि हम कोई काम क्यों करते हैं। अभी जब टीचिंग में आ जाता है तो टीचिंग में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और विदाउट मोटिवेशन आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे। ये विदाउट मोटिवेशन ऐसा होगा जिसमें आप कहें कि भाई उसमें जान नहीं होगी, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर्स प्रॉपरली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें लर्निंग टुवर्ड्स द लर्निंग, तो वो अच्छी तरह से एक टॉपिक को समझ सकते हैं। अब जो मोटिवेशन वाली बात है, ये स्ट्रेट अवे जो बुक्स के साथ या टेक्स्ट बुक्स जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके कंसर्न नहीं होती, लेकिन ये मोटिवेशन बैकग्राउंड पे काम करती है। कई सारे इस तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं टीचिंग में जो फ्रंट लाइन पे आपको नजर नहीं आते, लेकिन बैकग्राउंड में उनका होना जरूरी है एक टीचर के लिए टू अंडरस्टैंड हाउ टू टीच एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स देन द बुक। के किताब के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी टीचिंग में शामिल करें, और उस तरीके से अगर आप टीचिंग करेंगे तो आपकी टीचिंग इम्प्रूव होगी, आपके टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव होंगे, साथ में आपके लर्नर्स जो है ना बेहतर तौर पे टॉपिक को समझ सकेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ और इसमें लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था अभी उसका नेक्स्ट पार्ट यहां से शुरू होता है, की कॉन्सेप्ट्स एंड द लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम। अभी जब क्लासरूम में आप पढ़ाने लगे हैं लैंग्वेज को, उसमें क्या चीजें जरूरी है मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हम जायजा लेंगे। अभी यहाँ पे दो रिसर्चर हैं, टू रिसर्चर्स इन मोटिवेशन, जी डॉर्नियर एंड के क्रिजर have suggested that there are 10 key areas in which the teacher can influence learners' motivation. ये suggest करते हैं, रिसर्चर जो से भी होते हैं वो फाइनल बात नहीं करते, इसलिए कि रिसर्च कंटिन्यू रहती है। वो एक टाइम में एक रिसर्च हो गई, उसके बाद 5 साल बाद 10 साल बाद या कोई और बंदा रिसर्च कर रहा होता है तो उनको कोई और मेथड्स मिल जाते हैं। इसलिए रिसर्च जो होती है वो ऑलवेज जो है ना कंटिन्यूटी की तरफ रहती है, तो वो फाइनल बात नहीं होती। लेकिन जहां तक ताल्लुक है उस पॉइंट तक, तो वो फाइनलाइज करते हैं अपनी रिसर्च को। तो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं वो इस रिसर्च से काफी एग्री करते हैं और वो रिकमेंड करते हैं, स्पेशली कैम्ब्रिज TKT कोर्स में जो वो पढ़ाते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्स है, इसमें ये एग्री करते हैं जो रिसर्च हुई है इस पे, और इसमें ये बताते हैं कि भाई टीचर्स को कौन सी ऐसी चीजें अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में ऐड करनी चाहिए जिससे उनकी टीचिंग बेहतर हो सकती है। तो इन और इसमें जो है ना वो उन्होंने एक लिस्ट दी है और नंबर वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है द टीचर। अभी टीचर बजाते खुद पर्सनली टीचर को कैसे होना चाहिए, 3 पॉइंट दिए उन्होंने। फर्स्ट इज शो अ गुड एग्जांपल ऑफ बीइंग कमिटेड एंड मोटिवेटेड। टीचर जो होता है या होती है
उसको पहले खुद चाहिए कि वो कमिटेड हो और मोटिवेटेड हो एक टॉपिक को पढ़ाने में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर और मैं खुद उसको इतना अहम नहीं समझता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो उसका असर लर्नर्स पे नहीं होगा, लर्नर्स उसको इतना नहीं लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को है ना खुद कमिटेड और मोटिवेटेड होना चाहिए। कमिटेड मीन कि भाई वो एक काम के लिए फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको पूरा करे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग वो ना करे, जिसको हम कहते हैं खानापुरी। खानापुरी ना करें, फिलिंग द गैप्स ना करें, बल्कि जो उस काम की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको परफेक्टली परफॉर्म करे। और वो खुद मोटिवेट होना चाहिए कि भाई ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, इसका कोई फायदा है स्टूडेंट्स के लिए, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उस तरीके से उनको इसका बेनिफिट होगा और वो इसको समझ सकेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट है टीचर्स कमिटेड एंड मोटिवेटेड, ये तो एक चीज हो गई पर्सनली। सेकंड है ट्राई टू बिहेव नेचुरली। अब बाज औकात कुछ लोग, कुछ टीचर्स जो है वो कॉपी करते हैं किसी और की। उन्होंने देखा है कि उनका कोई टीचर अच्छा पढ़ाता था, या उन्होंने दूसरे देखा हुआ है लोगों को पढ़ाते हुए, तो वो ज्यादातर उनकी कॉपी करते हैं कि उन्हीं के स्टाइल में वो पढ़ाएं। ये चीज जो है ना, ये आपको ज्यादा देर तक एक अच्छा टीचर नहीं बना सकती। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपना नेचुरल वे ऑफ टीचिंग वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई व्हाट्स द बेटर वे आई कैन टीच। अब इसमें एक और चीज भी आप जहन में रखें कि बास टीचर उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से उन्होंने सीखा होता है। ये भी एक गलत बात है, इसलिए कि जो आपने जिस तरीके से सीखा, जरूरी नहीं है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी तरीके से सीखें। वो तो आपका पर्सनल तरीका हो गया। ठीक है? तो आप ऐसे करें कि जो आपका नेचुरल स्टाइल है, पहले तो उसको ढूंढे कि भाई व्हाट्स माय नेचुरल वे ऑफ टीचिंग, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरी टोन कैसे होती है, मेरा जेस्चर कैसा होता है, मेरे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, मैं बात एग्जाम्पल कैसे देता हूँ, मैं टॉपिक को सोशल लाइफ से और इससे रिलेट कैसे करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें शामिल है। तो उसको चाहिए कि वो ये सारा मुख्तलिफ तरीके आजमा के अपना एक तरीका बनाए। ठीक है? अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हैं टीचिंग में, तो उनके मेथड्स जो है ना वो लें, ना का उनका स्टाइल। उनका स्टाइल उनका है। हर एक इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। किसी किसी की लाइफ का स्टाइल दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो आप एक कॉपी कैट बन जाएंगे, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी उसमें। तो इसीलिए ये सेकंड पॉइंट जो है, कहते हैं कि भाई आप बिहेव नेचुरली, आप एक्टिंग मत करें। एक्टिंग नॉट इन अ सेंस दैट टीचर्स आर गुड एक्टर्स एंड दे सपोज टू बी गुड एक्टर्स। बगैर एक्टिंग के आप टीच नहीं पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए कि आप एक लाइट टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं फनी तरीके से तो कैसे पढ़ाते हैं, टॉपिक सीरियस है और आप तवज्जो चाहते हैं स्टूडेंट्स की, मोर फोकसिंग चाहते हैं उस पे, तो आप किस तरह अपने एक्सप्रेशन और टोन को चेंज करते हैं। तो उसको आप नेचुरल अंदाज में जो आपका स्टाइल है उसको आप फाइंड आउट करके उसी को प्रमोट करें। तो प्रैक्टिस आप करेंगे इसके साथ, और आपका अपना स्टाइल जो है, आप कहीं भी आप पढ़ा रहे हो, किसी को भी आप पढ़ा रहे हो, no matter it's graduates, no matter it's school student, no matter it's adults, whoever you are teaching,
आपका अपना स्टाइल होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा उसके साथ। आपने कॉपी किया होगा तो आप दो जगहों पे लड़ रहे होंगे, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। जो कॉपी किया हुआ है और फॉर एग्जांपल सीरियस टॉपिक है तो आपकी तवज्जो उस स्टाइल से हटेगी, तो फिर आप एक तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे ही टॉपिक सीरियस होगा और आप थोड़ा सा डीप जाएंगे उसमें, आप भूल जाएंगे वो जो आपने अपने ऊपर एक स्टाइल हावी किया हुआ था, वो आप भूल जाएंगे, तो फिर आपकी दूसरे तरीके से स्टाइल निकल आएगा। सो वो डुप्लीकेसी किस्म की आ जाएगी बीच। कहीं भी ये बात करते हैं कि आप अपना ओरिजिनल स्टाइल फाउंड आउट करें, नेचुरली बिहेव, ओके। So artificial, fake, copycat, that's not something needed for a teacher to become a good teacher in the long run. Third point क्या आता है? Be as sensitive and accepting as you can. अभी sensitive और accepting as you can. Sensitive mean कि आप हसास हो, आप में सेंसिटिविटी हो, आप फील कर सकें। ये टीचर के लिए इसलिए जरूरी है कि आप जब एक पढ़ा रहे हैं, देयर आर सम 20-30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपको समझना चाहिए उनकी फीलिंग्स को कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं उस कैसे वो ले रहे हैं उसको, वो आर दे कंफर्टेबल विद दैट और आर दे फीलिंग कंफ्यूज, ओके। सो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपने सेंसिटिव होना है कि उनकी फीलिंग्स को आप पढ़ सकें। अगर आप जस्ट बोर्ड पे कुछ लिख के, किताब से कुछ पढ़ के उनको पढ़ा रहे हैं तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो फिर टीचिंग ना हुई, ये तो सिर्फ किताब पढ़ाना हुआ। जो जिसी को भी वो पढ़ाना आता हो, आजकल तो एक्सरसाइज हैं, वर्कशीट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, तो स्ट्रेट अवे एनीवन कैन टीच। देन व्हाई वी आर फॉलोइंग ऑल दीज ट्रेनिंग कोर्सेज? ये जो हमने ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, जो टीचिंग के मेथडोलॉजीज के बारे में हम सीखते हैं और न्यू मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, तो वो किस लिए? वो इसलिए कि हम लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ एंड इजी बनाएं, मुख्तलिफ टेक्निक्स जहन में रखें, बैकग्राउंड जो इसके फैक्टर्स इन्वॉल्व है टीचिंग में उसको जहन में रखें, ना कि जस्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड विच इज मोस्टली डन, दैट्स नॉट टीचिंग, इट्स जस्ट रीडिंग अ बुक टू स्टूडेंट्स। सो आपको सेंसिटिव होना है। सेकंड चीज है एक्सेप्टिंग एज यू कैन। आप एक्सेप्ट करें किस चीज को? आप एक्सेप्ट करें कि आपके क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। टाइप्स के स्टूडेंट ये कि उनकी लर्निंग का जो मेथड है, उनकी लर्निंग का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। कोई भी एक स्टूडेंट दूसरी की तरह का नहीं होता। हर स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल होता है, उसकी अपना एक लेवल होता है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपने हर स्टूडेंट के बारे में जानना होगा कि भाई आपके क्लास में किस किस्म के स्टूडेंट मौजूद हैं। तब जाके आप जब उनको सेंसिटिव होंगे, उनकी तरफ फीलिंग उनकी फील कर सकते हो, फिर उसके मुताबिक आप देखें कि भाई उनको किस तरीके से पढ़ाना है, किस किस्म के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, और उनको एक्सेप्ट करें कि भाई मेरा ये स्टूडेंट इस तरीके से समझता है, इस स्टूडेंट को प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, इस स्टूडेंट को मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करना होगा, इस स्टूडेंट को मैंने एक्स्ट्रा नोट्स देने होंगे, इस स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैंने कुछ टिप्स देने होंगे, और इस तरीके से। तो ये आप देखें कि एक तरह के स्टूडेंट नहीं होते क्लास में। जैसे हम बात करते हैं कि भाई किसी को दूसरे से कंपेयर ना करें। क्यों? वो इसीलिए कि हर एक बंदे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर एक बंदे के लर्निंग का एक अपना स्टाइल होता है। तो कोई भी एक स्टूडेंट उस तरीके से जरूरी नहीं है कि सीखे जिस तरीके से एक दूसरा स्टूडेंट सीख सकता है। अभी ये बात हम पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों में भी यही जो है ना कंपटीशन कराते हैं। हाँ, आपके भाई जो बहुत अच्छे थे इस वक्त में और आप ऐसे हैं, या आपकी बहन जो थी वो बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस थी स्टडी में और तुम उस तरह के नहीं हो, या इस तरह। तो ये गलत बात है, इसलिए कि हर
स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल होता है लर्निंग का, और हम क्या करते हैं कि हम सब स्टूडेंट को एक तरीके से एक ही स्टैंडर्ड में ढालने की कोशिश करते हैं, जो एक गलत बात है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि आप एक्सेप्ट द वे द स्टूडेंट्स आर, you will have different type of student in your class and accept them that they will learn in different way. As a teacher हमें चाहिए कि हम different students के लिए लेसन इस तरीके से बनाएं, एक्टिविटी इस तरीके से कराएं कि एग्जाम्पल इस किस्म के दें कि हर एक स्टूडेंट को समझ आ सके। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो यूनिट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो टीचर के लिए ये तीन चीजें हैं कि भाई पर्सनली टीचर को क्या कैसा होना चाहिए, तो ये 3 पॉइंट उसके हैं। उसके बाद आ जाता है क्लासरूम एटमॉस्फेयर। अभी क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए आपके? क्रिएट अ प्लेजेंट, calm, secure and ordered atmosphere in the classroom. आपका जो क्लासरूम है वो खुशगवार माहौल हो, उसमें प्लेजेंट, खुशगवार, स्टूडेंट अच्छा फील करे क्लास के बारे में। तो वो कैसे अच्छा फील करेंगे? जब आपके क्लास की जो सेटअप है वो अच्छा हो, जो टेबल्स चेयर्स हैं वो तरतीब से ऑर्डर में हो, प्रॉपर डिस्टेंस में हो। इस ये नहीं है कि फ्रंट रो जो है ना वो ठीक है लेकिन उसके बाद जो है ना वो सारे जंबल अप हुए हैं। तो वो एक तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, साथ में ये है कि जो आपका टेबल है, आपकी चेयर है, या क्लासरूम में और चीजें हैं जिस तरह की प्राइमरी के क्लासेस में और प्री स्कूल के क्लासेस में अ लॉट ऑफ टीचिंग एड्स होती हैं जो रखी होती हैं क्लास में। तो उनके क्लास में प्राइमरी में और प्री स्कूल में काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आपने ऑर्डर्स में रखनी है। ऑर्डर में किस तरह रखनी है कि भाई एक मखसूस जगह, सिंपल रूल फॉर ऑर्डर इज एवरीथिंग should have a place and everything should have on its place. हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन योर क्लासरूम, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे वो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, चाहे वो डस्टबिन है, चाहे वो टीचिंग मटेरियल है, चाहे बुक्स एक्स्ट्रा पड़ी हैं, चाहे चार्ट्स हैं, कुछ भी हो, वो सारे जो है ना उसके लिए एक जगह होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर इट एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस, एट इट्स प्लेस और ऑन इट्स प्लेस, बहुत तरीके से कह सकते हैं। तो ये है इजी रूल हाउ टू कीप द क्लासरूम इन ऑर्डर। सो जब वो ऑर्डर में होगा, डेफिनेटली आप क्लासरूम में जाएंगे तो वो सब कुछ, वो स्टूडेंट भी इसी तरीके से ऑर्डर में बैठे होंगे। फिर उनकी जो बैग्स हो गए, तो बास जो छोटे प्राइमरी क्लासेस में, इसमें वो बैग्स के लिए प्रॉपर जगह होती है, वो वहां पे जाके बैग लटकाते हैं। ठीक है, और उनसे अपनी चीजें निकाल के ले आते हैं, तो वो उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। और या अगर बैग्स उनके कोई जगह नहीं है तो आप एक जगह उसके लिए मखसूस करें। अगर क्लासरूम आपका छोटा है तो फिर ये है कि भाई बैग्स वो डेस्क पे ही रखेंगे, तो वो डेस्क के ऊपर होने चाहिए, डेस्क के अंदर होने चाहिए, या साथ में लटके होने चाहिए, कैसे ये आप देखें, जिससे आपका क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है अराउंड वो अच्छा नजर आए, तरतीब में नजर आए, ऑर्डर में नजर आए। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, उससे एक प्लेजेंटनेस से आएगी। जिस तरह आप किसी के घर में जाते हैं और सारी चीजें तरतीब से पड़ी होती हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको खुद भी अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस बात का। काम, शोर नहीं होना चाहिए क्लास में। ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट आपने शोर जो होता है, नॉइज जो होती है, वो पढ़ाने के दौरान, एक तो आपकी अपने क्लास के बारे में जो है ना, अगर टीचर की मौजूदगी में स्टूडेंट्स जो है ना शोर ओल कर रहे हैं, नॉइजी है क्लास, तो वो आपकी रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। मीन यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑफ द क्लास। When the teacher loses the control, the student take over. When the students take over the control, teachers reputation go down. तो आपको कंट्रोल में होना चाहिए। You are the boss in the class. You need to be in control.
तो उस लिहाज से आपने इसको काम रखना है। सिक्योर एंड ऑर्डर्ड एटमॉस्फेयर, ऑर्डर तो खैर हमने प्लेजेंट के साथ ही डिस्कस कर लिया। सिक्योर्ड, स्टूडेंट जो है ना वो उनको सिक्योरनेस, तहफ्फुज का एहसास हो कि भाई ये हमारी टीचर हैं, शी विल और ही विल टेक केयर ऑफ अस, वी आर सेफ इन दिस क्लास, राइट? दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ ईच अदर। देयर आर सम बुलीज, क्लास में बुलीज होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो ना दूसरों को जो ना रोब जमाते हैं। आपने इस बात का नोटिस लेना होगा एज अ क्लास टीचर कि भाई इस किस्म की चीज ना हो। कुछ बच्चे जो है ना वो शर्मीले होते हैं, कुछ बच्चे इतनी बात नहीं करते और वो लाकू नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत बोल्ड होते हैं और वो बातें भी ज्यादा करते हैं, वो हाथ भी चलाते हैं। तो आपने इन चीजों का भी देखना होगा किस तरह से उनको कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है? तो ये हो गई क्लासरूम के बारे में नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्लासरूम के बारे में है ब्रिंग इन ह्यूमर एंड लाफ्टर एंड स्माइल। अभी इन सब चीजों के साथ ये नहीं है कि भाई आप एक डरावना जैसे इंसान बन के बैठ जाए वहां पे, नहीं, उनको रिलैक्स रखें, उनसे बातें इस तरह करें कि वो उनके लिए वो उनके चेहरे पे उससे मुस्कुराहट आ सके, स्माइल आ सके, वो खुश रहें क्लास में, तभी जाके वो तो आपकी क्लास में आएंगे। नहीं तो बच्चे तो घर से जनाब वो नहीं जाएंगे स्कूल के, नहीं 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 मैंने तो स्कूल नहीं जाना। तो बच्चे खुश हों, स्टूडेंट्स खुश, हैप्पीनेस हो उनके चेहरों पे, वो अच्छा फील करें आपकी क्लास में आके, ठीक है? तो ये हो गई आपकी क्लासरूम के बारे में। उसके बाद हम आते हैं टास्क। अभी जब आप कोई काम देना चाहें, कोई टास्क एक्टिविटी कराना चाहें क्लास में, तो उसमें क्या करना है, आपने गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको वो आप क्लियर दें, अल्फाज को अपने मुंह में ना करें, ठीक है? उसको क्लियरली जो आप कह रहे हैं टीचर्स, वो क्लियरली इंस्ट्रक्ट करें कि भैया आपने उनको समझ आ सके कि टीचर क्या कह रही है। अभी जब इंस्ट्रक्शन की बात आती है तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या उर्दू में या हिंदी में दे रहे हैं, जो कुछ भी हो, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है ना कि उसके उसमें अल्फाज चुन के कुछ इंस्ट्रक्शन शीट बना लें। इंस्ट्रक्शन शीट ये कि भाई किस किस्म की इंस्ट्रक्शन आप डेली क्लास में देते हैं स्टूडेंट को, how they're supposed to and to be and how they're supposed to work and how they're supposed to come into the class, how they're supposed to go out from the class, whatever way there, you just try to see what are the types of instructions you give every day. तो उसका ये है कि आप एक लिस्ट बना लें, फिर उसके लिए आप अल्फाज चुनें कि भाई वो मखसूस किस्म के पर्टिकुलर वर्ड्स हो जो आप उस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करें। उससे क्या होगा, स्पेशली प्री स्कूल और प्राइमरी में, कि बच्चे जो है ना वो उसके आदी हो जाएंगे कि भाई टीचर्स हमें ये बोलते हैं। अब इंग्लिश में आप बात करें उनसे तो उनको डेली उसी तरीके से बात करें, वही इंस्ट्रक्शन दें, तो वो उनके जहन में पक्का हो जाता है, बैठ जाता है, वो फॉलो अप करते हैं इजीली। और उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अपनी इंस्ट्रक्शन चेंज ना करें, वो जो लैंग्वेज है वो अपनी मखसूस रखें, तब तक जब तक वो स्टूडेंट कंप्लीटली उसके आदी ना हो जाए। अगर आदी हो गए फिर आप उसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो और एक्सप्रेशन ऑलवेज टू द पॉइंट, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट आउट द पर्पस एंड यूजफुलनेस ऑफ एवरी टास्क। अभी ये जो पर्पस एंड यूजफुलनेस ऑफ द टास्क हो गई, ये छोटे बच्चों को आप नहीं बताते कि भाई आप इससे ये सीखेंगे, इसलिए कि उनको ये चीज की समझ नहीं आती। ये आप थोड़े से मेच्योर स्टूडेंट हो गए जो आपके सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में हो गए, उनको, और एडल्ट्स हो गए, उनको आप क्लियरली बता सकते हैं कि भाई पर्पस क्या है और इसकी यूजफुलनेस क्या है, जो टास्क करना चाह रहे हैं वो आज, जो आप चाहते हैं कि भाई वो ये टास्क पूरा करें या करें कोई भी एक्टिविटी को, तो उसके बारे में बता दें। इसका कोई खातिर फायदा नहीं होगा प्री स्कूल में और प्राइमरी, इसलिए कि प्री स्कूल प्राइमरी के बच्चे जहनी तौर पे इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो
टास्क की अफादियत या उसका पर्पस और उसकी यूजफुलनेस को समझ सके। नेक्स्ट इज रैपिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैपिड ट्रीट ईच लर्नर्स एज इंडिविजुअल। ये बात हमने टीचर्स में नंबर 3 पॉइंट पे भी डिस्कस की। रैपिड जो है ना, वो उसका रिलेशनशिप जो आप रखते हैं टीचर का स्टूडेंट के साथ, उसमें आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पे डील करें। ये ना समझें कि भाई ये तो प्री स्कूल का बच्चा है, ये ग्रेड 1 का है, इनको तो इतने बच्चे हैं क्या अभी इनको, उनको ऐसे नहीं, वो कंप्लीट पर्सनालिटी होते हैं अपने आप में। उनकी अपनी एक साइकी होती है, अपना लेवल होता है जहन का। आप उसके लेवल पे आके उनको बताएं चीजों को, वो समझेंगे। आप बहुत मेच्योर तरीके से ना समझाए बच्चों को। और इसीलिए जो हमारे प्री स्कूल और प्राइमरी की क्लासेस होती हैं उसमें मोस्टली गर्ल्स को लिया जाता है, or young girls mostly. Sometimes, anyhow, the one who are matured ladies in the primary, they are mostly given kind of responsibility job of the sectional head or kind of headmistress and something like that. लेकिन जब जहां तक यंग गर्ल्स होती है, क्यों कि वो बच्चों के साथ जल्द ही वो उन्हीं की तरह होके उनसे बात करती हैं एज अ फ्रेंड, तो वो समझते हैं उनको वो। इसीलिए ज्यादातर जो है आप किसी मेल टीचर्स को प्राइमरी में नहीं देखेंगे, ठीक है, तो वो लेडीज टीचर्स होती हैं। हो सकता है स्कूल में क्या है अपना जो बॉयज स्कूल होंगे उसमें मेल टीचर्स होंगे, लेकिन बेहतर तौर पे जो होता है आमतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जब देखा है मैक्सिमम, तो उसमें यह है कि प्राइमरी में ज्यादातर लेडीज टीचर्स होती हैं। प्री स्कूल में तो होती ही है, क्योंकि वो जेंट्स के डिफिकल्ट टू हैंडल स्मॉल चिल्ड्रन एट दैट एज, दैट्स द रीजन, राइट। तो आप उन बच्चों को इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर लें, उनको बच्चे बच्चे तो हैं लेकिन उनको बच्चा ना समझें। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उनकी अपनी एक सराउंड होती है, उसमें वो उनका जहन काम करता है उसमें। तो आपने उनको इस तरीके से समझना है कि जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, वो सारा उसको कॉपी करते हैं। वो बहुत क्लोजली टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और टीचर की नकल भी उतारते हैं। वो नकल इस तरीके से कि वो अडॉप्ट करते हैं कि हमारे टीचर इस तरह से बात कर रहे थे। मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त हमारे टीचर जो थे ना वो ग्लासेस लगाते थे, तो वो जैसे ही रीडिंग करते थे मैं इतना इंस्पायर था उनसे, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, कि मैं सोचता था कि मेरी नजर कैसे कमजोर हो जाएगी कि मैं भी ग्लासेस लगाऊं। तो ये होती है इंस्पिरेशन, जब टीचर से बच्चे जो है ना बहुत मानूस होते हैं कि भाई वो उनकी तरह, क्योंकि हम व्हाई बिकॉज आई लाइक माय टीचर अ लॉट, the way he was teaching us, the way he was explaining to us, the way he was taking care of us. तो आप जब बच्चों की केयर करेंगे, उनका उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, उनके साथ दोस्त बन के रहेंगे, तो वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपकी क्लास में आना चाहेंगे, वो आपसे बहुत मानूस होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। तो you become you teachers are always a role model because 4 to 5 hours a day and 5 days a week the children remains with you, although due to this pandemic nowadays it's online, but anyhow pandemic one day it has to be over, then उसके बाद again normality पे schools काम करेंगे। तो आप एक अच्छी रैपिड बिल्ड करें चिल्ड्रन स्टूडेंट के साथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट पॉइंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस में 3 पॉइंट है। गिव पॉजिटिव फीडबैक एंड प्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पॉजिटिव फीडबैक करें। टीचर्स में क्या होता है कि ये मोस्टली पॉइंट आउट करते हैं गलतियों को, मिस्टेक्स को, पेरेंट्स को भी बताते हैं बच्चों के बारे में, ये आपका बच्चा इसमें अच्छा नहीं है, ये नहीं कर रहा अच्छा, वो नहीं कर रहा, और साथ में स्कूल मैनेजमेंट को भी यही बताते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एज अ टीचर आप वो ड्रॉबैक्स, वीकनेसेस चाइल्ड के जो है वो अपने पास रखें,
उसकी अच्छाइयां औरों को बताएं। अगर पेरेंट्स आपसे शिकायत भी करें कि ये इस चीज में वीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये बच्चा है अभी सीखता रहेगा, देखे ना आप इस चीज में तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो इसमें भी कर लेगा, टाइम लगेगा। फिर वो अगर वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो आप कहें कि भाई वो हर एक वो स्टूडेंट एक चीज में अच्छा है, दूसरी चीज में अच्छा नहीं होगा, तो आप प्लीज उनको भी समझाएं। लेकिन आपकी तरफ से एज अ टीचर ऑलवेज ट्राई टू गिव फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। वो थोड़ा बहुत जो काम किया होता है बच्चों ने, उसको आप पॉइंट आउट करके उनको बताएं कि भाई देखें ये बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा, बच्चे में मोटिवेशन आएगी। बच्चे को पता है अभी मैं जो है ना 80% मेरा काम सही नहीं है, ओनली 20% जो काम मैंने अच्छा किया है, टीचर उसी को बार बार प्रमोट कर रही है, मेरे पेरेंट्स के सामने भी और स्कूल में मैनेजमेंट के सामने भी, तो वो उस क्लास में भी। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो बच्चा जो है वो इंस्पायर्ड हो जाता है कि भाई मैं कुछ अच्छा मोर ज्यादा करूं, थोड़ा सा जो मैंने किया है कुछ ज्यादा करूं, तो उसी से उसको जो है ना वो बूस्टअप मिलता है कि भाई वो फर्दर कोई मोर अच्छा काम करे, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अप्रिसिएशन लेने के लिए टीचर से। तो आप ऑलवेज उनको फीडबैक जो है ना वो पॉजिटिव दें और उनकी प्रेज प्रेज देम ऑलवेज। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया है, आप अच्छा कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लिखा है, क्या बहुत खूबसूरत लिखाई है आपकी, आपकी यादाश्त अच्छी है, आप पढ़ते बहुत अच्छा है। सो ये सारी चीजें आप उसको उनको अप्रिशिएट करें, उसका बहुत ज्यादा असर होगा। आपके नेगेटिव रिमार्क्स बच्चे पे बहुत बुरा असर करते हैं, तो ये बच्चे हैं, उनके सीखने का टाइम है, तो let them grow and learn rather than criticize them, they are not adults, okay? तो अभी उनको हर चीज को पॉजिटिव अंदाज में उनके प्रेजेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है मेक श्योर योर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस। और आप इन द एंड जरूरी चीज क्या है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कामयाब बनाएं। कामयाबी मतलब ये है कि वो जो आप पढ़ा रहे हैं उनको वो सीख जाए, एग्जाम दें, उनको तैयार करें उसके लिए, जो वो क्लियर करें, वो फेल ना हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो वो मेक श्योर, और उसके लिए ये सारी चीजें आपने देखी होगी, किस स्टूडेंट के किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, किस स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनके वीकनेसेस आपके पास होनी चाहिए और उस पर आपने काम करना है। ये है टीचर का काम। ये नहीं है कि आपने जस्ट टीचर ने बुक्स में टॉपिक पढ़ा लिया, काम खत्म हो गया, नहीं। राइट, नेक्स्ट इज एक्सेप्ट मिस्टेक, दे आर नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां, टीचर जो है ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं गलतियां निकालने में, बात सही है, गलतियां निकालें, लेकिन ये गलतियां जो होती हैं, मिस्टेक्स जो होती हैं, दे आर नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का जो प्रोसेस है ये उसका हिस्सा है, बगैर मिस्टेक के कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई लर्निंग परफेक्ट हो ही नहीं सकती मिस्टेक के बगैर। 100% कोई भी कोई काम फर्स्ट टाइम नहीं कर सकता परफेक्ट, मिस्टेक होंगी। तो मिस्टेक को आप इंडिकेशन समझें कि भाई ये आपकी तरफ एक सिग्नल है कि भाई इस बच्चे को इस स्टूडेंट को इस जगह हेल्प की जरूरत है, और उसके लिए आप तरीका ढूंढें किस तरीके से आपने उसकी हेल्प करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, इस पेज पे अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरेस्ट। सिलेक्ट इंटरेस्टिंग टास्क एंड टॉपिक्स। जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसे सिलेक्शन करें कि आप उसको इंटरेस्टेड बनाएं। अगर टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं है,
उसको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाएं। टॉपिक कुछ मुश्किल होंगे, ट्राई करें कि उसको किस तरीके से आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और टास्क उसमें स्टूडेंट्स को दें कि वो उस टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को इजी तरीके से वो सीख सकें। तो उनको आप जो टॉपिक्स को उनको इंटरेस्टिंग बनाए स्टूडेंट के लिए, उनको एग्जाम्पल इस तरह की दें, उसको रिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑफर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड एक्टिविटी। ओ आपके पास डिफरेंट किस्म की मटेरियल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बुक है वही पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसके रिलेटेड आप गूगल कर लें कितनी किस्म की आप एक्टिविटीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ हर टॉपिक पे इतनी एक्टिविटीज मौजूद है, आप सिलेक्शन करें उनमें से कि कौन सी एक्टिविटीज आप क्लास टू क्लास के लिए सूटेबल है। मेक टास्क चैलेंजिंग टू इन्वॉल्व यूर स्टूडेंट। अभी अगर टास्क इजी हो स्टूडेंट के लिए तो वो लर्निंग की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो आप देखें कि भाई कहाँ पे आप उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बना लें उनके लिए, ताकि वो थोड़ी सी जहन को प्रेशराइज कर सकें, जहन को यूज कर सकें, थोड़ा सा स्ट्रेस लें उस पे। इसलिए कि जब जहन स्ट्रेस लेता है तो उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, लर्निंग ग्रोथ होती है। यूज लर्नर्स इंटरेस्ट रादर देन टेस्ट ग्रेड्स एंड इनकरेज लर्निंग। अभी जो फॉर एग्जांपल ग्रेड्स किसी स्टूडेंट के टेस्ट में अच्छे नहीं आए, जरूरी नहीं है कि भाई वो स्टूडेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। मे बी वो पर्टिकुलर पार्ट जो पेपर में आया है वो स्टूडेंट ने काफी तवज्जो नहीं दी, उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। आपने ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है कि हाउ इज द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। ये स्टूडेंट जो है उसका एटीट्यूड अगर लर्निंग की तरफ सही हो तो ग्रेड से उसका जो है ना मुवाजना ना करें कि भाई ये अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा है। पेरेंट्स भी यही करते हैं, वो नहीं देखते हैं कि एफर्ट स्टूडेंट कितना डाल रहा है, एक बच्चा कितना एफर्ट्स डाल रहा है। वो यही देखते हैं कि भाई मार्क्स अच्छे आ गए कि नहीं आए, तो मार्क्स के बिना पे वो डिसाइड करते हैं कि ये कैसा है। जरूरी नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं जो वेल फेमस लोग हैं कि उनके वो इतने अच्छे नहीं थे स्टडी में, बाद में उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिक फील्ड में मुख्तलिफ चीजों में बहुत अच्छी रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट और ग्रेड्स हो वो स्टूडेंट्स की काबिलियत को, उनकी इंटेलिजेंस को या उनकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मे बी वो अच्छा फील ना कर रहे हो, मे बी वो रेस्ट उन्होंने पूरी नहीं ली होगी, एग्जाम के प्रेशर से थके हुए हो, या इमोशनली डिस्टर्ब हो, या वो टॉपिक उन्होंने प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया। कई कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। और उनको जो चीज अच्छी असल में होनी चाहिए, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, दैट शुड बी परफेक्ट। They want to learn, they are struggling, perfect, no worries about the grades, okay. Autonomy, encourage creative and imaginative ideas. Autonomy, learners autonomy इसको कहते हैं कि भाई वो independently किसी चीज पे सोच सकते हो और अपने अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी तरफ से कोई पॉइंट बना सकते हो उस पे, उसको वो कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर, लर्नर ऑटोनॉमी कहते हैं इसको। सो इनकरेज क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव आइडियाज। उनको इस तरह के टास्क दें जिसमें वो अपना जहन इस्तेमाल कर सके, खुद का माइंड यूज इस्तेमाल करें कि भाई क्या इसको कैसे करना चाहिए। हर चीज 100% गाइडेंस के साथ ना दें। लेट देम टू थिंक बाय देमसेल्फ, क्रिएटिविटी उनमें आनी चाहिए। इनकरेज क्वेश्चन एंड अदर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे तो उनकी इंकरेजमेंट करें कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल किया है, शाबाशी दें स्टूडेंट को, वेल डन। तो वो उससे इंकरेज होंगे कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछे। लेकिन मुख्तलिफ बाज टीचर जो है ना वो इंकरेज नहीं करते स्टूडेंट्स के क्वेश्चनिंग को, तो उससे क्या होता है कि उनकी क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है। नेक्स्ट है शेयर एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग प्रोसेस विद योर स्टूडेंट एज पॉसिबल। उनको जो आप पढ़ा रहे हैं उनको वो लर्निंग का जो प्रोसेस है टोटली हर चीज टीचर सेंटर ना करें कि भाई आपने जो पढ़ा दिया, आपने जो नोट्स दे दिए बस वही उन्होंने करना है। उनको टास्क इस तरह का दें, असाइनमेंट इस तरह के दें कि भाई वो खुद से काम कर सकें उसमें।
और डू नॉट अप्रिशिएट डाउनलोडेड मटेरियल ऑन इन द रिसर्च। मुख्तलिफ अभी देखा है बच्चे जो है ना वो डाउनलोड करके कट एंड पेस्ट करके वो लगा के आ जाते हैं असाइनमेंट पूरी। नहीं, अप्रिशिएट करें जो अपने तरफ से जहन लगा के कुछ करे, ठीक है। पर्सनल रेलेवेंस, ट्राई टू पर्सनलाइज टास्क टू मेक देम रेलेवेंट। और जो अभी आपको आपकी जो मटेरियल मिला है आपको टीचिंग का, उसमें जो टास्क है जरूरी नहीं है कि वो उन स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक हो। आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि भाई मेरे स्टूडेंट्स का लेवल इससे ऊपर है या नीचे है, या इसका ये डिफिकल्ट है उनके लिए। उनको पर्सनलाइज, जिस तरह के हम मोबाइल्स को पर्सनलाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, कलर किस किस्म का होना चाहिए, साउंड कितना होना चाहिए, कौन सी इफेक्ट होनी चाहिए इसमें, ऑल दिस सेम आप लेसन्स को पर्सनलाइज करें। क्लास वन वे यू माइट टीच इन द क्लास one way that lesson, but in another class you might be teaching that in a different way. वही लेसन आप एक स्टूडेंट क्लास को एक तरीके से पढ़ाएंगे और किसी दूसरे क्लास में आप दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, इसलिए कि हर क्लास का टेम्पो दूसरा होता है, हर क्लास में की एबिलिटीज और उनके लर्निंग स्टाइल जो है ना स्टूडेंट्स का डिफरेंट होता है, तो आप एडजस्ट करें उनके मुताबिक। नेक्स्ट है गोल target, aims for learners and teachers. Set up several specific learning goals for the learners. आप जहन में रखें कि भाई फर्स्ट टर्म में उन्होंने ये चीज सीखनी होगी, सेकंड टर्म में ये, इन द एंड ऑफ द ईयर दे वुड बी एबल to be express these things, they might have learned these things in the end. Okay, encourage the learners to set goals and work towards. अभी ये जो encourage learners to set goals, ये आप बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी स्टूडेंट्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, ओ लेवल ए लेवल्स के स्टूडेंट के साथ जो है ये आप उनको टारगेट देकर भाई आप अपने क्या है अपना गोल सेट करें कि आपने क्या सीखना है इसमें, और आप भी उनको बताएं कि आप लोगों ने इस तरीके से सीखना है, ये चीजें सीखनी है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो सेट अ गोल फॉर द लर्निंग पर्पस। Do needs analysis of the learner's goals and needs. अभी ये है स्पेशली जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं ओ लेवल ए लेवल में, एडल्ट स्टूडेंट हो गए, उनके नीड्स, उनको क्या चाहिए, वो किस चीज में वीक है। अभी उन्होंने जाना है टेस्ट देना है ओ लेवल का, मैट्रिक का, FA, FSC का, उसमें आप देखें कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज में वीक है, उसकी जरूरत क्या है, क्या इंप्रूव करना है, और उसके मुताबिक से उनको पढ़ाए। नेक्स्ट है कल्चर। अभी ये आ गई कल्चर। कल्चर आता है मेक लर्नर्स फेमिलियर विद द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज। अभी जब आप प्योरली लैंग्वेज बढ़ा रहे हो तो उस लैंग्वेज में देखें कि भाई हमारे साउथ एशियन कल्चर में कौन सी चीजें हैं, विद द डिफरेंस ऑफ द यूके, बिकॉज हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश कल्चर में कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, तो उसकी कहीं ना कहीं अगर चीजें मिक्सअप होती हैं तो वहां पे आप डिफ्रेंशिएशन करके बताएं उनको कि भाई हमारे कल्चर में हम ऐसे करते हैं, तो कल्चर बैकग्राउंड चाहिए उनको। तो कुछ चीजें अगर लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो तो आप कह दें कि भाई हम ये इंग्लिश में इस तरह कहते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू में हम ऐसे नहीं कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। अभी अब जिस तरह की बात हो गई वो इंग्लिश कल्चर में वो नाम से पुकारते हैं बड़ों को भी, लेकिन हमारे कल्चर में नहीं। तो ये इस किस्म के डिफरेंसेस जो है ना वो उनको क्लियर करें, ये हर चीज में है। इनवाइट नेटिव स्पीकर्स टू सम क्लासेस। नेटिव स्पीकर्स अगर आप लैंग्वेज एडल्ट्स के लिए कर रहे हैं और आप किसी नेटिव को इनवाइट कर लें तो भी अच्छे, लेकिन आजकल इतना वो नहीं है, इसलिए इजीली is available on the YouTube, plus you can download different ways of speaking English in whatever, if UK people or the American or the Australian, तो वो उनको आप उनको पैटर्न दे के भाई फॉरेनर जो होते हैं नेटिव स्पीकर वो इस तरीके से बोलते हैं, फॉरेनर्स मीन जो नेटिव स्पीकर इंग्लिश के हैं, तो वो उनका उनका जो है ना बोलने का अंदाज कैसे होता है, वो किस तरीके से बोलते हैं, हमें क्यों ना समझ आती है जब हम उनको बात उनको सुनते हैं, लेकिन जब हम अपने साउथ एशियन में कोई बोल रहा है तो हम समझ आती है। तो ये डिफरेंसेस अगर हो सके तो उनको बताएं, समझाएं उनको। फाइंड पेन फ्रेंड्स। पेन फ्रेंड्स है अभी तो ये नहीं चलता, पेन फ्रेंड्स का कुछ अर्से पहले था,
Right, so this was all about आपको एज अ टीचर कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए क्लासरूम में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपने बारे में, जो इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस फॉर द लर्निंग, विच इज नॉट समथिंग जो बुक में आपके लिए ये चीजें मिल, बुक में नहीं होंगी ये चीजें, ये बैकग्राउंड में आती हैं जो आपको समझना चाहिए एज अ टीचर। अभी ये क्या कहते हैं, सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज विल वर्क बेटर इन सम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट देन अदर्स। ये जो स्ट्रेटजी इन्होंने बताई हुई हैं, ये कुछ जगहों में अच्छा काम करें, कुछ सिचुएशंस में किसी कुछ में नहीं। फॉर एग्जांपल, यंग लर्नर्स, it can be very helpful to give praise and positive feedback as well. Bring example of culture into classroom. Some classes may love games and competition, while other may react badly to them. The teacher can choose from the list of strategies for motivating students they are that are likely to work best for their learners in the learning context. So अभी जो ये जितनी भी strategy बताई है, टाइम टू टाइम आपको मैंने भी बताया कि भाई जो छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल के हैं, प्राइमरी के हैं, उनको कौन सी चीजें बतानी चाहिए, कौन सी नहीं। तो कुछ उनके लिए फायदेमंद है, कुछ उनके लिए काम नहीं आती, वो आपने सेकेंडरी में और एडल्ट्स को पढ़ानी होती हैं। तो ये सारे जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये जस्ट अ काइंड ऑफ जनरल प्रोसीजर, राइट। अभी इसमें से आप देखें कि आपके लिए कौन से मौजूद है, what are the ones important for you in your teaching style, so you try to adopt that in your teaching style, and your learning and your teaching methods will be much better in that. तो इस तरीके से आप देखें कि आप अपनी टीचिंग स्टाइल में कौन सी चीजें इसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ फी मोटिवेशन के बारे में जो हमने कंप्लीट किया। एज ऑलवेज आई से कि आप जब कंप्लीट करें एक लेसन को तो उसके बाद फॉलो अप एक्टिविटी आती है, उसके आंसर्स मौजूद हैं बुक में, वो आप कर लें। और उसमें आता है फिर टीकेटी प्रैक्टिस टास्क जो है ना, वो इसी टॉपिक पे होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद देगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और related this topic or the previous one and the rest of the topic, because we have to cover total 18 units for module 1 exam preparation. So thank you very much, all the best, see you in the next topic. Okay, bye.